दोस्तों, फिर आ गया है डरावनी फिल्म देखने का वक्त। आज फिर से शुरू करते हैं मेकॉन सीरीज। सालार नाम का एक कस्बा। इस कस्बे की सबसे ऊंची जगह पर स्थित है 100 साल पुरानी एक हवेली। बहुत बड़ी है, लेकिन पिछले कई दशकों से कोई वहां नहीं रहता। कहा जाता है कि वहां पहले एक पूरे परिवार का कत्लेआम हुआ था, जिसकी वजह से वह हवेली भूतिया घर मशहूर हो गई। लेकिन इस रात एक यूरोपीय अमीर आदमी जिसका नाम था स्ट्राइकर उस घर में शिफ्ट हो गया। पैसे तो उसके पास थे, लेकिन कोई भी समझदार इंसान किसी अनजान कस्बे में इतना पैसा लगाकर कोई भूतिया घर नहीं खरीदता। सबसे शक की बात यह थी कि उसने एक कार्गो कंपनी से एक बहुत बड़ा लकड़ी का बक्सा भी मंगवाया था, और खासतौर पर यह जोर देकर कहा था कि इसे रात के सन्नाटे में घर पहुंचाया जाए। फिर दो मजदूर अकड़ते अकड़ते उस बक्से को गाड़ी से उतारने लगे। उन्होंने सुना था कि अंदर एक अलमारी है, लेकिन इतना भारी होगा इसका अंदाजा नहीं था। तभी एक मजदूर के हाथ से जोर छूट गया और बक्सा जमीन पर ऐसे गिरा कि उसका एक कोना टूट गया, और झट से उसमें से काफी मात्रा में मिट्टी बाहर निकलने लगी। सरदार मजदूर को हैरानी तो हुई, लेकिन वह ज्यादा उलझना नहीं चाहता था। उन्होंने बक्से को तहखाने में रख दिया और वापस जाने ही वाले थे कि अचानक दाढ़ी वाले मजदूर को बक्से के अंदर से आवाज सुनाई दी जो उसका नाम पुकार रही थी, और वह ऐसे सन्न हो गया जैसे उस पर जादू कर दिया गया हो। वह उल्टे पांव वापस बक्से की तरफ बढ़ गया, जबकि उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं। क्या तुम नहीं जानना चाहते? इसके बाद दोनों उस अंधेरे तहखाने से जल्दी जल्दी भाग निकले। बस इतना हुआ कि जैसे ही बाहर का दरवाजा बंद हुआ और चारों तरफ अंधेरा छा गया, वह लकड़ी का बक्सा धीरे धीरे खुलने लगा और उसमें से एक विकृत चेहरा बाहर झांकने लगा। वह बेहद भूखा था। अगले दिन स्ट्राइकर कस्बे में गाड़ी लेकर घूम रहा था। उसकी नजर स्कूल से घर लौट रहे दो भाइयों पर पड़ी। वह बड़े प्यार से उनके पास गया और बोला, चलो मैं तुम दोनों को सवारी ही दे देता हूँ। लेकिन बड़े भाई को कुछ शक हुआ। उसने तुरंत छोटे भाई का हाथ पकड़ा और पीछे के जंगल की तरफ भागने लगा ताकि उस रास्ते से घर पहुंच सकें और इस अजनबी से बच सकें। दोनों भाई करीब आधा घंटे चले। तब तक अंधेरा घना हो चुका था। उन्हें पता ही नहीं चला कि वही अजनबी स्ट्राइकर चुपके से उनके पीछे आ लगा है। अचानक उसने पीछे चल रहे छोटे भाई को उठाकर पकड़ लिया। जब बड़ा भाई पीछे मुड़कर देखता है तो पूरे जंगल में वो अकेला रह गया था। स्ट्राइकर उस छोटे लड़के को गाड़ी के डिक्की में ठूंस कर ले गया और सीधे उसी भूतिया हवेली में ले आया। वहां उसने लड़के को पैरों तले कुचल दिया और जोर जोर से चिल्लाकर अपने मालिक बैरो का नाम पुकारा। कुछ ही देर में चारों तरफ रखी सभी मोमबत्तियां एक एक कर बुझ गईं और पूरा कमरा अंधकार में डूब गया। तभी बैरो खुद एक मोमबत्ती जलाए हुए वहां आ खड़ा हुआ। वह लड़का स्ट्राइकर की तरफ से बैरो के लिए बनाई गई दावत का खाना बन गया, वैम्पायरों के सरदार के स्वागत के लिए। अगले दिन पूरे कस्बे में लड़के के गायब होने की खबर फैल गई। स्कूल के हेडमास्टर ने एक सर्च टीम बनाई और वे गाड़ी लेकर हर जगह ढूंढने लगे। हालांकि यहाँ एक बात कह दूं, उनके पास गाड़ी थी तो काम करने में काफी सुविधा थी बिना सर्कस के। लेकिन पूरा दिन ढूंढने के बाद भी उन्हें लड़के का कोई पता नहीं चला। उसकी माँ बेहद बेचैन थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो भी धीरे धीरे सच्चाई मानने लगी। उस रात गहरे अंधेरे में मानो वो गायब लड़का घर लौट आया हो। बड़ा भाई, जो अपनी चारपाई पर बेचैन था, अचानक खिड़की के बाहर से अपने छोटे भाई की आवाज सुनकर चौंक गया। वो बहुत उत्साहित होकर नीचे आंगन में भागा और जमीन पर अपने भाई का हारमोनिकम मुखवाद्य पड़ा देखा। ठीक उसी वक्त उसके पीछे मौजूद सीसॉ झूला अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई उसके सामने बैठ गया हो और उसे ऊपर उठा रहा हो। लेकिन चारों तरफ घना कोहरा छाया था, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बड़ा भाई डरते डरते अपने छोटे भाई का नाम पुकारता हुआ धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। उसके बाद हमेशा से तगड़ा रहने वाला यह बड़ा लड़का अचानक गंभीर एनीमिया, खून की कमी का शिकार हो गया। हालत और भी बिगड़ती गई। उसके शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या तेजी से कम होने लगी। डॉक्टरों ने उसे ब्लड चढ़ाकर थोड़ी देर के लिए बचाकर रखा। कुछ ही घंटों बाद डैनी, उसका नाम, ने कांपते हाथों से ब्लड के पैकेट की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तो डैनी ने कहा, बहुत प्यास लगी है। जैसे ही हार्ट मॉनिटर की बीप बंद हुई, डैनी की जिंदगी की डोर थम गई। वह मर गया। अगले दिन कस्बे के कब्रिस्तान में बहुत सारे लोग जमा थे। वे उस परिवार के दुख पर गहरा शोक मना रहे थे। एक बेटा गायब, दूसरा अचानक मौत का शिकार। कब्र खोदकर मिट्टी डालने वाला मजदूर पियर अपनी ब्रेड और शराब लिए खड़ा था। पादरी के समापन वक्तव्य का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे चांद निकल आया था। पियर को ज्यादा शराब पीने की वजह से झपकी लग गई थी। जब उठा तो देखा कि देर नहीं हुई थी। उसने बेलचा उठाया और एक एक कर मिट्टी डालने लगा। तभी उसे कब्र के अंदर से ताबूत पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। उस लड़के की चीख पुकार लगातार अंदर से आ रही थी। पियर को समझ नहीं आया, क्या लड़का मरा ही नहीं था या वह खुद किसी भूत के चंगुल में फंस गया था। लेकिन जान बड़ी थी। पियर ने ज्यादा सोचा नहीं। वह गहरे गड्ढे में कूद गया और ताबूत का ढक्कन खोला तो क्या देखता है कि डैनी बिल्कुल मुर्दे की तरह अंदर पड़ा हुआ था, हिला तक नहीं। इस नजारे ने पियर की सांसें फुला दी। वह जल्दी से बाहर निकलने लगा और हड़बड़ी में मिट्टी डालने लगा। डैनी चुपके से ताबूत से बाहर निकलकर उस पर झपट पड़ा। अगले दिन स्कूल के हेडमास्टर ने काम खत्म करके एक बार में जाकर थोड़ी शराब पीने का मन बनाया। वहां उसकी नजर एक कोने में बैठे पियर पर पड़ी, जो बिल्कुल बेहाल था। उसके चेहरे पर तो रत्ती भर रंग नहीं था। पियर कभी हेडमास्टर का छात्र था, इसलिए वह उसकी हालत देखकर बहुत चिंतित हुआ। पियर ने कहा, लगता है मैं बीमार हूँ, बहुत ठंड लग रही है और उस अंत्येष्टि के बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं। हेडमास्टर उसे अपने घर ले गया
उसने सोचा कि सुबह होते ही अस्पताल ले जाएगा। जब वह पियर को दवा देने गया तो उसकी नजर पियर के गले पर दो नुकीले निशानों पर पड़ी। उसे तुरंत बचपन में सुनी वैम्पायरों की कहानियां याद आ गईं। हालांकि उसने खुद कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था, फिर भी वो बेचैन हो गया। उसने खिड़की बंद की और नीचे जाकर अपना काम करने लगा। जब वो वापस ऊपर आया और कमरे में घुसा तो अचानक पीछे मुड़कर देखा तो उसका दिल लगभग बैठ गया। पियर बिना आवाज किए बिल्कुल सामने खड़ा था और उसकी आंखों में चिंगारी थी। हेडमास्टर ने साहस जुटाया और पीछे हाथ बढ़ाकर एक क्रॉस ईसाई धर्म का चिन्ह पकड़ा। जैसे ही उसने थोड़ा सा हाथ उठाया, वैम्पायर बना पियर पीछे की तरफ उछल गया, लेकिन हाथापाई में हेडमास्टर सीढ़ियों से लुढ़क गया और बुरी तरह घायल हो गया। आखिरकार उसने फिर से क्रॉस को हाथ लगाकर वैम्पायर को बाहर निकाल दिया। बैरो को बुलाओगे प्लीज, मेरा निमंत्रण, मैं निकल रहा हूं। दूसरी तरफ मरा हुआ डैनी अपने स्कूल के दोस्त काले लड़के के पास पहुंच गया था। उसने खिड़की पर दस्तक देकर उसे जगाया। काला लड़का कम नजर का था। जब उसने चश्मा लगाकर देखा तो खिड़की पर कोई नहीं था। अपने मृत दोस्त को जिंदा देखकर वह सन्न हो गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि वैम्पायर इंसान के दिमाग पर कब्जा कर सकते हैं। इसी बहकावे में उसने डैनी के कहने पर खिड़की खोल दी। सुबह सुबह डॉक्टर 时间来到 हेडमास्टर के 第 घर 二 पहुंचा। उसे अस्पताल से खबर मिली थी कि डैनी की मां भी उसी घातक एनीमिया से पिछली रात मर गई। डॉक्टर को कुछ गड़बड़ लगी और वह हेडमास्टर से सलाह करना चाहता था। उसने देखा कि घर का सामान बिखरा पड़ा है और हेडमास्टर खुद बुरी तरह जख्मी है। फिर हेडमास्टर ने सभी को वैम्पायरों के बारे में समझाया। उन्हें क्रॉस, सफेद गुलाब और लहसुन से डर लगता है। लेकिन जब वे कस्बे के फूल वाले के पास गए तो पता चला कि तमाम सफेद गुलाब एक आदमी स्ट्राइकर ने खरीद लिए थे। हेडमास्टर को यकीन हो गया कि स्ट्राइकर बैरो का नौकर है। पहला गुम हुआ बच्चा बैरो के स्वागत के लिए कुर्बानी था और दूसरा बच्चा डैनी के अंतिम संस्कार के बाद हमले का शिकार बना। हेडमास्टर ने कहा कि अगर डैनी कब्र से बाहर आ गया है तो इसकी पुष्टि का एक ही तरीका है, उसकी कब्र खोद कर देखना। लेकिन इस पर एक लड़की, काली लड़की, ने विरोध किया। उस बेचारे परिवार पर इतना दुख पड़ा है, अब कब्र भी खोदोगे? उसने कहा कि डैनी की मां भी अभी शवगृह में है, हम रात होने तक इंतजार करके देख सकते हैं कि वह जिंदा होकर उठती है या नहीं। हेडमास्टर ने उन तीनों को वहां भेज दिया और खुद बैरो और स्ट्राइकर पर कुछ जानकारी जुटाने लगा। इधर उस रात वैम्पायर के हमले का शिकार हुआ काला लड़का खुद ही उस हवेली के तहखाने में जा पहुंचा। उसने पढ़ा था कि वैम्पायर से कैसे निपटा जाता है और उसने अपने दोस्तों को बचाने की कसम खाई थी। उसने देखा कि तहखाने के दरवाजे का ताला खुला था। वह अंदर घुसा और वहां हेडमास्टर से भिड़ गया। हेडमास्टर ने उसे चेतावनी दी, यहाँ बहुत खतरा है, जल्दी बाहर निकल। लेकिन उनकी बातचीत के दौरान ही तहखाने का दरवाजा बाहर से किसी ने कसकर बंद कर दिया। हेडमास्टर ने एक मोमबत्ती जलाई। अंदर की तरफ एक और दरवाजा था, लेकिन उसकी सीढ़ियां तोड़ दी गई थीं। हेडमास्टर ने काले लड़के को ऊपर चढ़ाया। तभी पास में रखे ताबूत में से एक लंबा पतला काला हाथ बाहर निकला और उसने मोमबत्ती बुझा दी। 镜头一转，在太平间等待 शवगृह में इंतजार कर रहे तीनों लोग सूरज डूबने तक वहीं डटे रहे। उस काली लड़की ने शव की चादर हटाकर देखा, कुछ नहीं। उसने मजाक उड़ाया, मुझे तो वैम्पायरों पर यकीन ही नहीं है। बस इतना कहा था कि मुर्दे के पैर की चप्पल फट से गिर गई। फिर हाथ हिलने लगे। अगले ही पल वो उठ बैठी। उनके पास कोई ठोस तैयारी नहीं थी। उन्होंने जो क्रॉस बनाया था वह तो एक जोरदार दहाड़ के साथ टूट गया। उस वैम्पायर ने काली लड़की के गले में दांत गड़ा दिए। आखिरकार उनकी साथी सोफी ने दूसरा क्रॉस बनाकर उसे भगाया। काली लड़की ने तुरंत अपने बैग से रैबीज की टीका वैक्सीन निकाली और कहा, अभी लगा लो तो संक्रमण से बच सकते हैं। फिर वे हेडमास्टर के घर गए। वहां उन्होंने देखा कि उसके घर के ऊपर 2-3 वैम्पायर मंडरा रहे थे। सोचा हेडमास्टर मारा जा चुका है। वे गिरजाघर पहुंचे और पादरी से मिले। पादरी को वैम्पायरों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन हाल के दिनों में मरने वालों की तादाद देखकर वह चिंतित हुआ। तभी गिरजाघर का दरवाजा खुला और वही काला लड़का जो हवेली में गया था अंदर आया। वह बच गया था। उसने स्ट्राइकर को मार डाला था। स्ट्राइकर को बैरो ने यह लालच देकर अपना गुलाम बनाया था कि वह पूरे सालार कस्बे का मालिक बन जाएगा। बैरो की योजना थी एक एक कर सारे कस्बों को अपना शिकार बनाते हुए पूरी दुनिया में वैम्पायर फैला देना। पादरी ने सुझाव दिया कि हर कोई अपने परिवार को लेकर गिरजाघर में शरण ले, क्योंकि वैम्पायर इस पवित्र जगह के पास नहीं फटकते। उनके पास सिर्फ 2 घंटे थे सूरज ढलने से पहले। वे 5 लोग 3 हिस्सों में बंट गए। काली लड़की थानेदार के पास गई। उसने उनसे अपील की कि सबको इकट्ठा करें, लेकिन थानेदार खुद कस्बा छोड़कर भागने लगा और बोला, बैरो बहुत खतरनाक है, तुम भी मेरे साथ चलो। दूसरी तरफ सोफी के घर उसकी माँ ने एक नए आदमी से शादी कर ली थी। वह बैरो का नया नौकर निकला। उसी वक्त एक वैम्पायर ने आकर सोफी को काट लिया। काले लड़के ने अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन पिता ने इनकार कर दिया। तभी बैरो खुद आया। उसने काली लड़के की माँ को मार डाला और पिता पर भी हमला कर दिया। पादरी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बैरो को क्रॉस या बाइबल से कोई फर्क नहीं पड़ता था।
सोफी और काली लड़की गिरजाघर पहुंचे, लेकिन जैसे ही सोफी अंदर आई, क्रॉस पर रोशनी आ गई, यानी वो वैम्पायर बन चुकी थी। काली लड़की चाहती थी कि उसे मार डाला जाए, लेकिन सोफी का बॉयफ्रेंड हीरो उसे बचाना चाहता था। झगड़े के दौरान सोफी भाग गई। हीरो ने उसके पीछे भागा, लेकिन रास्ते में ढेरों वैम्पायरों से घिर गया। फिर उसने एक वैम्पायर को खुद ही मार गिराया, उसकी छाती में लकड़ी की कील ठोंककर। अगले दिन पूरा कस्बा सूना पड़ा था, कहीं कोई नहीं था। उन्हें पादरी का शव मिला। एक चिट्ठी में काले लड़के ने लिखा था कि बैरो ने उसके माता पिता मारे, अब वह बैरो से बदला लेगा। वह सीधे स्ट्राइकर की दुकान पर गया, जहां उसके दोस्त डैनी ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन गलती से डैनी खुद ही उसकी लकड़ी की कील गिरकर मर गया। आखिर में उन्हें एहसास हुआ कि बैरो सभी वैम्पायरों को एक ड्राइव इन सिनेमा, जहां गाड़ी लगाकर फिल्म देखी जाती है, में छुपा कर रखता है। सूरज डूबने से पहले सारे वैम्पायर गाड़ियों की डिक्की में सो रहे थे। जैसे ही अंधेरा हुआ, सब बाहर निकल आए। हीरो और काले लड़के ने बड़ी मुश्किल से सबको खत्म किया। हीरो ने अपनी प्रेमिका सोफी को भी मार डाला। हालांकि उसे ऐसा करना बेहद मुश्किल लगा, लेकिन जरूरी था। आखिर में सिर्फ बैरो बचा था। उन्होंने उसे एक ट्रक के डिक्की में छिपा पाया। बैरो को बाहर निकाला और सूरज की रोशनी में उसे जलाने के लिए संघर्ष किया। बैरो ने उन पर आखिरी हमला किया, लेकिन हीरो ने पीछे से 2 कीलें ठोंककर उसे मार ही को डाला। लाए। हालांकि सारे वैम्पायर मारे गए। लेकिन पूरे कस्बे का सर्वनाश हो चुका था। सैकड़ों लोग मारे गए। कुछ लोगों ने धोखा खाया, कुछ डर से भाग निकले, और आखिर में सिर्फ एक बाहरी आदमी और एक बच्चा थे जिन्होंने मोर्चा संभाला। यही वजह है कि सालार कस्बा कभी हजारों की आबादी वाला था। आज वहां मुश्किल से 100-150 लोग बचे हैं।